competitive examination preparation. So far, my background is I am currently working with UNICEF, one of the major organization of United Nations, and I am working on their two projects relevant to women empowerment as well as child labor in the developing states. And of course, I am a citizen of Pakistan, so I am working in the regions of Pakistan specifically, especially Balochistan and Sindh. So far, my education is concerned. I have so far done my BS honors. Then I came to Cambridge for 1 year exchange program, Cambridge University, and then I came back and I fulfilled and completed my MPhil, and now I'm teaching to you people. Along with that, I'm working with UNICEF as obviously one of their project head as a research associate. So let's begin with the orientation of political science. तो पॉलिटिकल साइंस की जहाँ तक बात है तो बेसिकली पॉल साइंस का एक तो आपको बेनिफिट पता होना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन CSS बट ऑल्सो इन द PMS और PCS एग्ज़ाम स्पेशली फॉर सिंध। और जो पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि स्पेशली प्रोविंशियल बेस्ड होते हैं उसमें भी पॉलिटिकल साइंस जो है वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए कि अगर आप एक दफ़ा ये प्रिपेयर कर लोगे तो आपको जो बाकी आपकी एग्जामिनेशंस हैं उसमें इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो बेटे आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेफिनेटली इसका पेपर जो है वो आपके PMS में भी, उसके सिलेबस में भी और CSS में भी दो पोर्शंस में मेजरली डिवाइडेड है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के अंदर 80 मार्क्स के जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं दोनों पेपर्स के अंदर, और 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। अगर फर्दर मैं आपको बताऊं तो MCQs मोस्टली जो हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा रोल नहीं है करंट अफेयर वगैरह का, तो मोस्टली जो आपको MCQs आते हैं वो आपके पास पेपर से, या अगर आप पिछले 15 से 20 साल के प्रिपेयर कर लो तो आपके MCQs में आप स्कोर जो है वो 35 to 36 कर सकते हो। और बाकी 3 to 4 MCQs थोड़े टेक्निकल होते हैं, दैट्स वाई वो रूम खैर मैं छोड़ रही हूँ। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर इतना ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो नीडेड नहीं होता। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि जिस फिलोसोफर ने भी अपनी फ़िलासफ़ी दी है या थेरी दी है, ही समहाउ डाइड 2000 ईयर बैक, तो उसने उठकर आकर तो बताना नहीं है कि मैं इस थ्योरी के अंदर कोई नया चेंज लेकर आना चाह रहा हूँ। या फिर आपको अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि जी प्लेटो की आप जस्टिस की थ्योरी लिख दें, या प्लेटो का आप कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो एलाबोरेट कर दें, या अरिस्टोटल की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स बता दें, तो डेफिनेटली वो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसकी आपने 10-15 हेडिंग्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, आप जाके लिखेंगे और थोड़ा ऑब्वियसली मार्कर वगैरह का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको वो 20 में से 15-16 मार्क्स जो है वो दे देता है बड़े आराम से। तो इसके अलावा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक बड़ी कुछ बहुत मिथ्स होती है ना, एक जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके, स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो। तो जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसमें फ़िलासफ़र्स पढ़ने पड़ते हैं और बड़े ड्राई होते हैं और समझ नहीं आते, बहुत टेक्निकल होता है, ये तो नहीं होगा हमसे। तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़िलासफ़र्स को कितना कितना पढ़ना है और किस किस पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। उससे आपको एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो आपकी मिथ्स है ना पॉलिटिकल साइंस को लेके वो बड़ी गलत है। फिर बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को हम कितना पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे और उनको आर्टिकुलेट कैसे करेंगे, उनको मेमोराइज कैसे करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों का कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा और इतना ज़्यादा कैसे याद हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही मिथ्स जो हैं वो गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, बहुत ईजी गोइंग सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग भी है। कुछ स्कोरिंग ट्रेंड्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि CSS और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपको स्कोरिंग ट्रेंड्स का पता हो। जहाँ तक बात है बेटे स्कोरिंग ट्रेंड्स की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्कोरिंग ट्रेंड हमेशा बहुत फिट रहा है। 2000 से लेकर एटलीस्ट 2020 तक तो ये सब्जेक्ट जो है वो कभी भी हिट नहीं हुआ और इस सब्जेक्ट के कभी भी मार्क्स जो हैं वो स्लॉटर नहीं किए। उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली बहुत से मिथ्स हैं और फिलोसफर्स वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से बहुत कम बच्चे जो हैं वो ऑप्ट करते हैं। जब कम बच्चे ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो थ्रेट इतना ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स को कि वो इस सब्जेक्ट को जो है वो हाथ नहीं डालते, उनको लगता है कि नहीं हम कोलैप्स ना कर जाए या हम फेल ना हो जाए। तो दिस इज़ द सिनेरियो। और आपको लास्ट ईयर की रेशो भी बताती चलूँ कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर शानजा फाइक का टॉप था, उसने भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया था एंड शी स्कोर्ड 160+। अभी रिसेंटली इस साल जो पोजीशंस आई हैं उसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि ऑब्वियसली जो लोगों ने स्कोर किया है, अगर आपको पता हो और आपने सर्च किया हो राना ताहिर वगैरह, तो उन दोनों का ही पॉलिटिकल साइंस था और उनके पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स तो 140, एक ने 140 क्रॉस किया है और एक ने 160 क्रॉस किया है।
तो इसका मतलब है कि MCQs भी इतने टेक्निकल नहीं आते, MCQs के अंदर भी बहुत रूम निकलता है मार्क्स एक्वायर करने का। और अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप MCQs के साथ साथ अगर अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट मैनर में सॉल्व करो तो उसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वह आपको हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 15 to 16 मार्क्स दे देता है। तो दिस इज़ द थिंग। फर्दर हम बात करते हैं कि अक्सर सब्जेक्ट होते हैं कि 200 मार्क्स के हैं तो उसके लिए आपको बहुत बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। आपको मेजरली मैं 3 सोर्सेज रिकमेंड करूँगी। कोशिश करें कि उन्हीं सोर्सेज तक जो है वो अपने आप को कन्फाइन रखें। सेजेस ऑफ द एजेस एक बुक है, अगर आप वो बाय कर सकते हैं तो वो कर लें। वैसे आपको हम रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं साथ, तो मैं यही कहूँगी कि आपके जो LMS के अंदर रीडिंग मटेरियल के ऑप्शन है, रीडिंग प्रीव्यूज़ वगैरह निकाल कर आप वहीं से अगर रीडिंग कर लें तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें डिफरेंट सोर्सेज से जो बेस्ट मटेरियल और रिसोर्सेज हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बुक बाय करना चाह रहे हो फॉर पेपर 2 तो वो आपकी हो सकती है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय SL केले। ये बुक जो है बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। बुक का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 700+ पेजेस की है, लेकिन उसका साइज़ देख के मत घबराइएगा। उस बुक के अंदर से हार्डली आपने सिर्फ अपने स्पेसिफिक पोर्शंस को रीड करना है जो आपके पेपर से रेलेवेंट हैं और जो बेसिकली पास्ट और प्रीवियस पेपर्स में आते भी रहे हैं, सिर्फ आपने उनको पढ़ना है, बाकी आपने छोड़ देना है। अगर थोड़ी सी हम आगे बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि बेसिकली CSS के अंदर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर एक पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है। तो ये जो रीडिंग्स हमने आपको प्रोवाइड की हैं, काइंडली इनको लेक्चर्स के साथ साथ ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पॉलिटिकल साइंस के जो टेक्निकल जार्गन्स हैं उनका आइडिया होगा। और टेक्निकलिटीज़ में और आप टेक्निकल जार्गन्स के साथ जब पेपर अटैम्प्ट करते हो तो आपके पेपर के ऊपर जो इम्पैक्ट है एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा जाता है। और इम्पैक्ट अच्छा जाने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं बाइस्ड होकर आपका नंबर भी ज़्यादा दे देता है कि इस इंसान को इस सब्जेक्ट की नो हाउ है, आइडिया है, या फिर इसने बहुत इन डिटेल ये सब्जेक्ट रीड किया है। तो ये 2 बेनिफिट्स हैं जो होते हैं, इसलिए मैं आपको टेक्निकल जार्गन्स की बात कर रही हूँ। बहुत से बच्चे हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेक्निकल जार्गन से क्या मुराद है। टेक्निकल जार्गन्स बहुत सिंपल होते हैं बेटा। जैसे हम ओपनली वर्ड यूज़ करते हैं पीपल का, तो पीपल जो है पॉल साइंस का वर्ड नहीं है। इसकी जगह आप सिटीजन्स यूज़ कर लो तो ये बहुत टेक्निकल टर्म है। आप सिटीजन्स ऑफ द स्टेट अगर कहते हो तो डैट मीन्स बोर्न एंड नेटिव सिटीजन ऑफ दैट स्पेसिफिक नेशन, तो वो होता है, ठीक है। बोर्न नेशनल कह दो तो ये जो है वो टेक्निकल टर्म्स होती हैं। जैसे हम कहते हैं जी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जगह आप एग्जेक्टिव का वर्ड यूज़ कर लो जो कि गवर्नमेंट का ही ऑल्टरनेटिव है, तो उससे आपका इम्पैक्ट अच्छा चला जाता है। हम कहते हैं जी लॉयर हाउस, लॉयर हाउस की तरह की जगह आप नेशनल असेंबली का वर्ड यूज़ कर लो। हम कहते हैं अपर हाउस की जगह आप सेनेट की टर्म यूज़ कर लो। तो ये जो है बेसिकली टेक्निकलिटीज़ ऑफ एनी सब्जेक्ट हैं। आप जितना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाते जाओगे आपको समझ आती जाएगी कि उन टेक्निकलिटीज़ के साथ आप चीज़ों को मेमोराइज़ भी अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, और मेमोराइज़ करने के साथ साथ उनका जो इम्पैक्ट है पेपर में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत एक मिथ है कि जी पॉलिटिकल साइंस बहुत इन डिटेल सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पेट टॉपिक्स हैं 40, 24 पार्ट 1 एंड 24 ऑब्वियसली पेपर 2। अगर वो 40 आपने कवर कर लिए, वो 40 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, तो आई कैन बेट अबाउट इट कि आपको पॉल साइंस के पेपर में कोई इशू, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन वो 40 टॉपिक्स जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा बहुत से बच्चों को ये भी होता है कि वो सब्जेक्ट हमने ऑप्ट करना है जो को अलाइन करे, को रिलेट करे या ओवरलैप करे CSS के बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो को अलाइन करते हैं और को रिलेट करते हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ। पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपका तकरीबन 40% पोर्शन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसके जुडिशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर, और ये सारा का सारा आपने कवर करना है इन पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो अगर आपको करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में मैं देखूं तो कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर अगर आपको कमांड होगी USA वगैरह के, तो डेफिनेटली आप उसको अपने करंट अफेयर के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर कमांड है और आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स का पता है, अच्छे से इन डिटेल पता है, तो बच्चों आप उसको अपने essay के पेपर में जो है विद रेफरेंस टू एनी फिलोसफर, विद रेफरेंस टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑथेंटिसिटी के साथ विद रेफरेंस जो है वो कोट करके आ सकते हो, जिसकी वजह से आपका essay जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होता है। essay की मैं आपको बताती चलूँ कि essay का मसला ये होता है कि उसमें आपके पास कंटेंट बहुत कम अवेलेबल होता है, और अगर कंटेंट अवेलेबल भी हो तो उसके फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस को इन डिटेल पढ़ोगे तो आपके essay के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले 5 to 8 ईयर्स का essay का ट्रेंड देखो तो उसमें गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर, डेमोक्रेसी के फेलियर्स के ऊपर
आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक आधा सवाल, या एजुकेशन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, इनके ऊपर 2 से 3 सवाल या 2 से 3 टॉपिक्स कहना चाहिए ऐसे के, तो 2 से 3 टॉपिक्स जो हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। उन 2 to 3 टॉपिक्स को अगर आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से, और उन 2 to 3 टॉपिक्स के ऊपर आपकी कमांड हो, आप ये एज्यूम करते हो, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करो, क्योंकि आपके जितने भी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से हिस्ट्री में इवॉल्व हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट किस किस तरह से हुई है, जुडिशरी की डेवलपमेंट जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ किस तरह से हुई है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट टिल स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड टिल नाउ किस तरह की है, प्लस आपके फंडामेंटल राइट्स की डेवलपमेंट किस तरह हुई है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ग्रास्प कर लेते हो अच्छे से CSS के अंदर, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर पेपर। तो ये चीज़ें हैं जो आप पॉलिटिकल साइंस में कवर करते हो। तो पोल साइंस बेसिकली को रिलेट करता है आपके बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि आपको नहीं बताया जाता या आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, बट एक्चुअल में इट को रिलेट्स विद अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके कोर्स कंटेंट के ऊपर बेटे। पेपर 1 जो है उसके पहले मेजर 2 पोर्शंस हैं, जिसको A और B भी कहते हैं, जिसमें वो डिवाइडेड है, वो हैं मुस्लिम फ़िलासफ़र्स एंड वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स। उसके बाद कुछ इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉबीज एंड ग्रुप का है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। फ़िलासफ़र्स का नाम सुन के ही ना हमें ड्राइनेस होने लग जाती है, हम कहते हैं उफ ये फ़लसफ़ा है, बड़ा ड्राई होगा, नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है, फ़िलासफ़र्स को जो है आपने सिर्फ और सिर्फ 5 तरह के पर्सपेक्टिव में जो है वो पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो फ़िलासफ़र्स की 5 थीरीज़ जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपने फ़िलासफ़र्स को किसी तरह के भी कॉन्सेप्ट में रीड नहीं करना है। जो सबसे पहली थेरी है बेटा वो है जी गवर्नमेंट की। किसी भी फ़िलासफ़र का गवर्नमेंट को लेके क्या कॉन्सेप्ट और आइडिया था, किसी भी फ़िलासफ़र ने गवर्नमेंट के बारे में क्या बात की है, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बेहतर है, कौन सी गवर्नमेंट बेहतर नहीं है, अगर गवर्नमेंट है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, ये वर्ड्स हम सुनते हैं, इनको बेसिकली चार्ट आउट और आर्टिकुलेट आपके फ़िलासफ़र्स ने किया है कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस तरह से तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आपके पास आए हैं। उसमें आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, उसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको एलैबोरेट किया है कि आपके गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स किस किस तरह से एग्जिस्ट करने चाहिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से वो डेवलप हुए हैं। जो दूसरी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपके फिलोसफर्स ने एलैबोरेट किया, या सिर्फ आपने फिलोसफर्स को इन्हीं पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, दैट इज स्टेट। एक स्टेट का आइडिया किस किस तरह का हो सकता है, एक स्टेट जो है वो किस किस तरह से एग्जिस्ट कर सकती है, एक स्टेट है तो उसकी एक स्टेट किस टाइप की है, वो सिविलियन सुपरमेसी की स्टेट है, वो मोनार्किज्म है, या एक स्टेट के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, उस स्टेट को आप किस किस कॉनोटेशंस में जो है वो रीड करेंगे। एक आइडियल स्टेट के क्या जॉनराज होते हैं, एक आइडियल स्टेट के अंदर सिविलियंस किस तरह से काम करते हैं, उनके पॉलिटिशियंस किस तरह से काम करते हैं, उनके जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी इकोनॉमी किस तरह से रन होती है। तो दैट इज द सेकंड थिंग जिसको आप फिलोसफर्स के बारे में रीड करोगे। थर्ड, जुडिशियल आइडिया या जुडिशरी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल नाउ किसी भी फिलोसोफर ने जुडिशरी के बारे में क्या कहा है। जुडिशरी का जो आज आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज मेथड मिलता है, जिसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपकी हायर कोर्ट्स होती हैं, फिर आपकी लॉयर कोर्ट्स होती हैं, फिर आपकी लेबर कोर्ट्स होती हैं, तो क्या ये स्ट्रक्चर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एग्जिस्ट कर रहा था या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको डेवलप किया गया है? क्या स्टार्ट से लॉ की डिग्रीज दी जाती थी? क्या स्टार्ट से जो है वो लॉ के इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे? क्या स्टार्ट से ही चीफ जस्टिस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था? क्या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग समोटो एक्शन की पावर्स जो है वो एक चीफ जस्टिस के पास होती थी? तो दिस इज द थिंग कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किस तरह से इस आइडिया को डेवलप किया है फॉर अपहोल्डिंग द और फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। तो ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है जिसको आपने पढ़ना है। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं सिविल लिबर्टीज। तो सिविल लिबर्टीज का आइडिया किस किस तरह से और कैसे दिया गया है। सिविल लिबर्टीज का अगर आज कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में इनका नाम बताऊं तो सिविल लिबर्टीज को बेटा फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी स्टेट, या फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, या फंडामेंटल राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चार्टर में दिए गए हैं। तो क्या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है वो सिविल राइट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, सिविल लिबर्टीज एग्जिस्ट कर रही थी? क्या लिबरलिज्म इसी तरह प्रमोटेड था? क्या राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो है वो इसी तरह इंश्योर्ड था?
क्या राइट टू परफॉर्म योर ओन रिलीजन, राइट टू परफॉर्म योर ओन रिचुअल्स जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल नाउ जो है वो इसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं, इसके अंदर बहुत सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स की एफर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि सिविल लिबर्टीज किस किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने डेवलप करके बताई हैं, और उसके बाद अब कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हो। तो ये है फोर्थ कॉन्सेप्ट जिसको आपने पढ़ना है। लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आपने फिलोसफर्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, दैट इज रेवोल्यूशन। किसी भी फिलोसोफर ने या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पहले ही दिन तो नहीं कह दिया होगा ना कि बस ठीक है रिवॉल्ट कर दें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रेवोल्यूशन का आइडिया जो है उसको इंश्योर किया गया है और बताया गया है कि किन किन कंडीशंस के अंदर सिविलियंस रिवॉल्ट करते हैं, और अगर उन कंडीशंस के अंदर रिवॉल्ट करते हैं तो उसकी मेजर रीजंस क्या होती हैं, और अगर ये रीजंस होती हैं तो क्या जस्टिफाइड है उनका रिवॉल्ट करना, या फिर रिवॉल्ट की टाइप्स क्या हो सकती हैं, या आप अपनी सोसाइटी को रिवॉल्ट से बचा कैसे सकते हो। तो आपने जो मुस्लिम फिलोसफर्स पढ़ने हैं और जो वेस्टर्न फिलोसफर्स पढ़ने हैं वो सिर्फ इन्हीं 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है वो रिटेट करेंगे। इसके मैं आपको सबसे ज़्यादा बड़ा एविडेंस क्या दे सकती हूँ कि आप जितने भी पास पेपर्स हैं उनको उठा के देख लो, उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफर्स का जो रेफरेंस उठाया है उसमें इन 5 डोमेन से बाहर वो नहीं गया एग्जामिनर। क्योंकि बच्चों एक बात समझ लो, CSS के अंदर और PMS इवन PCS वगैरह के अंदर फिलोसफी का इंडिविजुअल सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उनने सारी फिलोसफी आपसे पॉलिटिकल साइंस में ही पूछनी है तो वो एक अलग सब्जेक्ट ही क्यों रख रहे हैं। यहाँ पर आपने पॉलिटिकल फिलोसफर्स को पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पढ़ना है, उनकी थेरीज को पढ़ना है। आपने देखना है कि उनकी थेरीज के अंदर उन्होंने इन 5 स्ट्रक्चर्स को कैसे एलाबोरेट किया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 5 स्ट्रक्चर्स आप तक कैसे पहुंचे हैं। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखिए हमारे लिए कितना आसान है ये कहना कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है, मैं बोलना चाहता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। क्या आपको लगता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये चीज़ इसी तरह एग्जिस्ट कर रही थी? सपोज करें ना कि आप प्री ग्रीक इरा में पैदा हुए हैं, या आप सपोज कर लें आप 1400s में 1300s में पैदा हुए हैं जब पॉप्स वगैरह का और मुल्लाइज्म का इतना राइज था, या फिर आप ये इमेजिन कर लें कि आप बेसिकली किसी एम्पायर के अंदर पैदा हुए हैं जहाँ पे सिविलियंस को बास्टर्ड्स कंसीडर किया जाता था, उनको इतना राइट ही नहीं दिया जाता था कि वो रिवॉल्ट कर सके, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल सके। आज हम बहुत ओपनली कहते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ राइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हमारी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको स्नैप कर लिया गया है। लेकिन एट दैट टाइम तो लोगों को राइट ही नहीं होता था अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। जो सारी की सारी प्रॉपर्टी होती थी तो वो तो बादशाह की मलकियत होती थी, गवर्नमेंट के अंदर सिविलियंस का कोई रोल नहीं होता था। आज आपको कहा जाता है कि जी आज हम खुल के कहते हैं जी राइट टू वोट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया क्योंकि रिगिंग हुई है। एक टाइम तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा था कि राइट टू वोट का जॉनरा था ही नहीं, हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर थी, बादशाह मरता था उसका बेटा जो है वो किंग बनता था, और उसको फॉलो करना और उसको ओबे करना दैट्स द मोस्ट प्रिक्यूलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स, और अगर कोई वोट करता था तो उसको मरवा दिया जाता था। आज कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में हमें ये सब सुनना भी अजीब लगता है। पहले स्टेट आइडियल है या नहीं है, आपने फिर भी किंग के फिलॉसफी को ही फॉलो करना है, जो किंग कह रहा है बस वही एब्सोल्यूट रियलिटीज हैं, उन्हीं को मानना है, उन्हीं को फॉलो करना है। लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखें कि आप गवर्नमेंट को किस तरह ओपनली और स्टेट को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। आप ये देखें कि अभी रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जांपल कोट करूं, तैयब अर्दगान हो, मोदी हो, इमरान खान हो या ट्रंप हो, ओपनली लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके फिलॉसफीज को, उनकी थेरीज को, उनकी पॉलिसीज को, उनके इवन साइकोलॉजिकल स्टाटा को, कि उन्होंने ये बात की है किस साइकोलॉजिकल स्टाटा में कर दी है। एज अ पॉलिटिशियन उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, एज अ हेड ऑफ स्टेट ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द डिबेट्स। एक टाइम ये था कि आप रिलीजन के ऊपर बात भी नहीं कर सकते थे, आज वो टाइम है कि हम इंटरफेथ और इंट्राफेथ हार्मनी की बात करते हैं। एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज वी नो वी आर लिविंग इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, we born in 21st century and somehow we are very lucky to born in 21st century, क्योंकि हमारी तो आंख खुलने से पहले ये सारे राइट्स हमें मिल गए थे, और हमारे पैदा होने से पहले पॉलिटिकल फिलोसोफर्स इतनी एफर्ट कर चुके थे कि ये सारे जॉनरास जो हैं वो आपको बड़ी रिफाइंड फॉर्म में मिले हैं। तो बेसिकली बच्चों आपने इन 5 को देखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन जॉनरास को, इन स्ट्रक्चर्स को कैसे डेवलप किया गया, और अगर डेवलप किया गया है तो क्या ये को अलाइन कर रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में या नहीं, या इनमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या इनमें अभी भी बहुत सा रूम है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं मुस्लिम फिलोसफर्स की बात और वेस्टर्न की, तो मुस्लिम फिलोसफर से पहले जो मेजर पोर्शन है वो आपका वेस्टर्न फिलोसफर्स कवर करते हैं।
वेस्टर्न फिलोसफर्स के अंदर बेसिकली आपने सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर जो है वो पढ़ना है। सर्कुलर फॉर्मेट होता है कि एक चीज़ जो है ना चेन ऑफ कमांड में चल रही हो, हायरार्की एग्जिस्ट कर रही हो। तो वेस्टर्न फिलोसफर्स में ना आपको एक हायरार्की मिलेगी। वेस्टर्न फिलोसफर्स में आपका पहला फिलोसफर जो है वो प्लेटो है, दूसरा जो है वो अरिस्टोटल है, तीसरा मैकावली है, फिर आपके 3 सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स आते हैं। उन सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स के अंदर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो उसमें पहला जो है वो आपका जनाब होब्स है, फिर आपका जॉन लॉक है, फिर रूसो है, और उसके बाद आपके फिलोसफर्स आते हैं हेगल एंड मार्क्स, और फिर आप कॉन्टेम्प्रेरी फिलोसफर्स पढ़ेंगे जो कि हार्डली 3 to 4 है। मुस्लिम फिलोसफर्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें हायरार्की तो नहीं है जिस तरह वेस्टर्न फिलोसफर्स में है, लेकिन मुस्लिम फिलोसफर्स में भी आपको बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो को रिलेट करते हुए या को अलाइन करते हुए मिलते हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स के साथ। जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे मेजरली अल फराबी, अल मवारदी, इब्न रुश्द, इब्न गजाली, ठीक है, इब्न खल्दून और इलामा इकबाल, ये मेजर फिलोसफर्स हैं। इसके अलावा वो बेसिकली मुस्लिम फिलोसफर्स में से किसी के ऊपर सवाल करता नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफर्स की अगर मैं आपको बात एक्सप्लेन करूं तो प्लेटो अरिस्टोटल का रिलेशनशिप अगर आप देखो तो प्लेटो जो है वो अरिस्टोटल का टीचर है और अरिस्टोटल उसका स्टूडेंट है। उसके बाद मैकावली आता है। मैकावली के बाद जो 3 फिलोसफर्स मैं आपको बता रही हूँ ना बेसिकली वो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स हैं। होब्स, फिर हॉब्स की डेथ होती है तो जॉन लॉक, जॉन लॉक के बाद आपका रूसो। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की फिलोसफी से कोअलाइन भी, कोरिलेट भी करते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। फिर आपका आता है हेगल एंड मार्क्स। हेगल एंड मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हेगल मार्क्स का टीचर है और मार्क्स की फिलोसफी के ऊपर भी आपको हेगल का इन्फ्लुएंस नजर आता है। और उसके बाद आपके कॉन्टेम्प्रेरी फिलोसफर्स हैं जिसमें आपका एंटोनियो ग्राम्शी आ जाता है, जिसमें फ्रांसिस फ्यूकोयामा आ जाता है, जिसमें मिशेल फूको आता है, जिसमें याक डेरिडा आता है। तो वो बेसिकली मोस्ट रिसेंट फिलोसफर्स हैं। मुस्लिम फिलोसफर्स में अगर मैं बात करूं तो आपने अल फराबी, अल मवारदी को देखना है, इब्न रुश्द, अल गजाली, इलामा इकबाल, इब्न खल्दून। तो इन चारों की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात सुन के मतलब ऑब्वियसली हैरानी भी होगी कि इन चारों ऑब्वियसली जो 5-6 मुस्लिम फिलोसफर्स हैं उनके अंदर आपने ना सिर्फ इनको पढ़ना है बल्कि साथ आपको इस्लामियात में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी ऑफ इमामत वगैरह को भी डिस्कस कर रहे हैं, कैलिफेट को भी डिस्कस कर रहे हैं, इस्लामिक डेमोक्रेसी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी, इसको भी ऑब्वियसली हाईलाइट किया जाएगा। तो ये आपके जो हैं पॉलिटिकल फिलोसफर्स के आइडियाज़ हैं और ये इनके इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एक आधा सवाल लाजमी आ जाता है। इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट के अंदर मेजरली वो जो बातें करता है बेटा, वो पूछता है कि इलेक्शंस किस किस तरह से होते हैं, वोटिंग टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, वोटिंग मेथडोलॉजीज़ क्या क्या हैं, और आपने ये भी देखना है कि जो प्री डेमोक्रेटिक टाइम्स थे उस टाइम पे इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा था, और उस टाइम पे जब एग्जिस्ट कर रहा था तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो इलेक्टोरल टेक्निक्स हैं वो कैसे कैसे यूज़ होती हैं। दैट मीन्स कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका इलेक्शन मेथड क्या है, आपके इलेक्शन करवाने के, कंडक्ट करवाने के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, आपके इलेक्शन टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, आपके इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, आपके मेजर आइडियल्स और जॉनरास क्या हैं इलेक्शन के, आपकी पब्लिक का इसमें क्या रोल होता है। उसके बाद अगर आप इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट में देखो तो वो ये भी बताएगा कि बेसिकली दुनिया में 199 कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर कंट्री का इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट दूसरे कंट्री से डिफर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लीटली डिफरेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर कौन सी टाइप इलेक्शन की फॉलो होती है, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शंस आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस आते हैं, मेजॉरिटी प्रिंसिपल आता है, माइनॉरिटी प्रिंसिपल आता है, लिस्टिंग प्रिंसिपल आता है। तो बेसिकली किस इलेक्शन टेक्निक के थ्रू जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपकी लॉबीज एंड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पॉलिटिक्स हैं उनमें लॉबिंग का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉबिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह को। ग्रुपिंग का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, आपके एपिसोडिक ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स किस किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ग्रुप्स फिर आपकी जुडिशरी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ग्रुप्स जो हैं वो आपकी लेजिस्लेटिव पॉलिसीज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ग्रुप्स बेसिकली आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर भी ये कहा जाता है कि जो उनकी गन लॉबी है वो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है उनकी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को। उनकी जो गन लॉबी है वो उनके लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए आज तक वेपन्स के ऊपर वो अपने लॉस को चेंज नहीं कर सके।
उनकी जो वेपन लॉबी है वो बेसिकली बहुत हैवी कैंपेन्स में जो है वो पेमेंट करती है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स, उनके इलेक्शन कैंपेन्स के लिए उनको पे करती है और बाद में वो अपने बेनिफिट्स को एक्वायर करती है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। आप देखिए ना, जब से वर्ल्ड में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और ट्रांसनेशनल कंपनीज का राइज आया है तो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन्स के लिए यू नीड हैवी पेमेंट्स, यू नीड हैवी अमाउंट्स। और वो अमाउंट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए कौन बैठा हुआ है? आपके इकोनॉमिक जाइंट्स। वो इकोनॉमिक जाइंट्स कौन हैं? जिन्होंने आपकी इकोनॉमी को रूल किया हुआ है। नाउ दे आर द किंग मेकर्स। पहले पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपको इतना रूम देते थे कि आपकी इकोनॉमी इंप्रूव होती थी, आपको इतना रूम देते थे कि आप अपना बिजनेस जो है वो मैक्सिमाइज कर सको। बट नाउ इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स बेसिकली द चेंजिंग सिनेरियोज ऑफ द वर्ल्ड इज दैट कि आपको ये चीज बड़ी क्लियर कट तरीके से नजर आती है कि अब मलिक रियाज, जहांगीर तरीन जैसे लोग, दे आर द किंग मेकर्स, दे आर द हेड ऑफ द चेस। वो चेक एंड मेट करेंगे, वो चाहेंगे तो कोई बनेगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल कोट करूं तो अंबानीज की है। अंबानीज जो कि लीडिंग बिजनेसमैन है, अब तो वो ट्रिलियनियर बनने जा रहा है। एशिया का पहला ट्रिलियनियर जो है वो अंबानी होगा। वो मोदी के इलेक्शन कैंपेन के अंदर 2700 करोड़ उसने इन्वेस्ट किए थे, ये आपके सामने। फिर टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, जिनकी पूरी इन्वेस्टमेंट्स है पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो आपको नजर आता है। इवन ये जो BMW वगैरह का पूरा ग्रुप है, ये कार्स वगैरह का, ऑटोमोबाइल्स का, ये बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनकी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, ताकि कल को उस कंट्री के अंदर जाके जब हमने बिजनेस करना है तो हम अपने अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लॉबीज और ग्रुप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी। फिर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है ना, उसमें आप ये देखोगे कि बेसिकली दो तरह के आइडियोलॉजीज हैं। एक आइडियोलॉजी बेटा ये है कि आपने इसमें देखना है कि किस तरह की आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल के ऊपर एक पॉलिटिकल सिस्टम रन होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर समहाउ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, क्योंकि हम कहते हैं पाकिस्तान की जो बेसिकली जब पाकिस्तान बना तो उसके ऊपर सेकुलरिज्म का नारा नहीं था, नारा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी समहाउ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ठीक है। इसी तरह चाइना की देख लेते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज, इक्वालिटी प्रिंसिपल फॉर ऑल। इसी तरह रशिया की देख लो। इसी तरह आप देख लो कि दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। कैपिटलिज्म का फादर अमेरिका है, जो प्रमोट करता है आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, क्योंकि अगर वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और ट्रांसनेशनल कंपनीज को प्रमोट नहीं करेगा तो दैट मीन्स समहाउ वर्ल्ड इकोनॉमी को रूल नहीं कर सकता है। तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहा है, वो वाली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। फिर आपकी फाशिस्ट गवर्नमेंट्स आती हैं, जो आपकी बहुत अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं, जिसका ऑब्वियसली बिगिनिंग जो है मेसोलिनी और हिटलर ने की थी। और कहा यह जा रहा है कि 2020 के अंदर एक वेव जो है वो फाशिस्ट की दोबारा देखी जा रही है, क्योंकि फाशिज्म का बेसिक जॉनरा है कि आप रेसिज्म को प्रमोट करते हो। और आप देख लें हिंदूवादा की ग्रेटर हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी देख लें, रिवाइवल ऑफ ऑटोमन एम्पायर बाय तैयब देख लें, तो ये सब के सब जो हैं वो हाइपर रेसिस्ट पॉलिसीज हैं। तो दोबारा से कहा जा रहा है कि फाशिस्ट रेजिम्स जो हैं वो बैक, मतलब वो कम बैक कर रही हैं। फिर फाशिज्म के अलावा आप टोटलिटेरियन स्टेट पढ़ेंगे। टोटलिटेरियन स्टेट्स के अंदर बेटा मोस्टली वन मैन रूलिंग होती है, और वो जो है पूरे कंट्री को रूल करता है, और वन मैन पॉलिसिंग होती है। आपका जितना भी लेजिस्लेशन है, आपका एग्जीक्यूटिव है, वो एक बंदे के हाथ में होता है। वो जब चाहे आपकी पॉलिसी को निगेट कर सकता है, जब चाहे वो न्यू पॉलिसीज लेकर आ सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। उस पर्सपेक्टिव में आप ये देखते हो कि किसी कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेमी पार्लियामेंट्री है या सेमी प्रेसिडेंशियल है, आपकी ऑब्वियसली वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल है, या कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बेसिकली 6 से 7 ही मेजर टाइप्स हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे अमेरिका वगैरह में एग्जिस्ट कर रही है, सेमी प्रेसिडेंशियल वगैरह फ्रांस में एग्जिस्ट करती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट कर रही है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाइना में एग्जिस्ट कर रही है, फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म जो है वो अमेरिका वगैरह में भी एग्जिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में भी है क्योंकि हमारे प्रोविंसेस के बाद बहुत इकोनॉमी है। और आपका फिर कन्फेडरेशन वगैरह जो है वो यूरोपीय यूनियन देख लें, आपका नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस की जो, या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, फिर आपकी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक,
ये कन्फेडरेशन है, क्योंकि इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो आप अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटीज़ को जो है वो सिक्योर करके किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जिनको आप इन डिटेल रीड करोगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फाशिज्म, इन सब आइडियोलॉजीज को बच्चों अच्छे से ग्रास्प कर लोगे तो आपके लिए कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में फॉरेन पॉलिसी को रीड करना बहुत आसान है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा ना कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी फॉलो हो रही है और पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है, तो बिलीव यू मी, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसकी आइडियोलॉजीज को समझना, उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस को समझना, उसके सिटीजन्स की नीड को समझना, उनके डिमांड्स को समझना और उस कंट्री के साथ आप अपने रिलेशन किस लेवल पे और किस किस तरह से डेवलप कर सकते हो, उसको समझना बहुत आसान है। क्योंकि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर हम कहते हैं कि दो तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं और सॉफ्ट भी हो सकती हैं। सॉफ्ट पॉलिसी को आप तब अंडरस्टैंड करोगे जब आपको किसी कंट्री के एक्चुअल जॉनरास के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। आपको पता होगा कि उस कंट्री के लोग किस तरह के स्टाटा में, किस तरह के गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में, किस तरह के फंडामेंटल राइट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप उनसे उनके लेवल पर आकर कम्युनिकेट करते हो। जब आप उनके लेवल पर आकर कम्युनिकेट करते हो तो आपको जो एंड प्रोडक्ट है वो अपनी मर्जी का मिलता है। तो ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी एक आधा सवाल जो है वो लाजमी आ जाता है। फिर आपके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बेटा वो तो ये है कि सबसे पहले इसमें आपने जो एक मेजर पोर्शन कवर करना है वो है स्टेट सिस्टम का। हम आज स्टेट्स में रहते हैं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, डिफरेंट रेसेस जो हैं और डिफरेंट पीपल दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे आर वर्किंग एंड दे आर लिविंग फॉर अ कॉमन गोल, आवर पर्सपेक्टिव। तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको एलैबोरेट और एक्सप्लेन करूं तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली स्टेट सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया है। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ट्राइबल सिस्टम में मैन वॉज वेरी सेवेज एंड बारबैरिक। इंसान जो है वो बहुत सेवेज था, बहुत बारबैरिक था। वो किसी लॉस को नहीं मानता था, वो लॉस को फॉलो नहीं करता था। उसकी अपनी आइडेंटिटी थी, वो अपनी आइडेंटिटी अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन के बिहेवियर में रहता था। कोई ड्रेस कोड नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, पावर सीकिंग बिहेवियर था। जो ट्राइब किसी दूसरे ट्राइब को मार के जो है वो ऑब्वियसली उसके ऊपर बाद में रूल करता था। उसके बाद आपने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आपकी टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की फिलॉसफी आई है। टेरिटरीज को किस तरह से एक्वायर करना है, टेरिटरीज को किस तरह से ग्रास्प करना है। फिर आप थोड़ा सा आगे चलें तो आपको एम्पायर्स और एम्पायर्स मिलती हैं बड़ी बड़ी, जिस तरह आपकी ऑटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, जिन्होंने बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कैप्चर किया, वहाँ के इकोनॉमी को लीड किया, वहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज लेकर आए, वहाँ पे बेसिकली सिटी सिस्टम जो है उसको इनकलकेट किया, वहाँ पे विलेजेस सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव किया, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया, वहाँ के टैक्सेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है वो इम्प्रूव किया। उसके बाद आपको एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाला पीरियड नज़र आता है, जिसमें आप देखते हैं कि आपको एक और टाइम पीरियड मिल रहा है, जिसमें आपको नज़र ये आता है, ये आप देखते हो कि बेसिकली कॉलोनाइज जो है, कॉलोनाइजेशन की जा रही है। एक मदर स्टेट है जो कि हेड ऑफ ऑल है और वो डिफरेंट स्टेट्स को जो है वो अपना गुलाम बना रही है, जिसको वो कॉलोनी स्टेट कहती है। और वहाँ पर फिर वो जाके अपना रूल भी कर रहे हैं, उनके लोगों को भी रूल कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी जो लेजिस्लेशन है उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने लॉज को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और लोगों से फर्दर अपनी पॉलिसीज़ को भी जो है वो एक्सेप्ट करने का कह रहे हैं, और अपनी आइडियोलॉजीज़ को भी वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, और अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आपको एक इंटरनेशनल रिजीम्स का जो जॉनरा है वो प्रमोट होता नजर आता है, वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह होती है उसके बाद, जिसमें आपको लीग ऑफ नेशंस मिलती है। और लीग ऑफ नेशंस के बाद आप देखते हो कि डेफिनेटली वर्ल्ड जो है वो एक दूसरी वॉर से नहीं बच सकी और वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जाती है। और उसके बाद फाइनली जो है आपको एक इंटरनेशनल टाइम पीरियड नजर आता है, जिसमें जेन्युइनली इंटरनेशनल रिजीम्स जो है वो सक्सेसफुली डील कर रही हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, आपका IMF आता है, आपकी वर्ल्ड बैंक आती है, और ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको प्रिवेल करते नजर आते हैं। इसके अंदर आपको स्टेट सिस्टम में देखना है कि कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं। मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया है। यूनाइटेड नेशंस ने अगर कोई लॉज, कुछ रूल्स किसी भी स्टेट को लेकर दिए हैं, किसी आइडिया के बारे में या कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो किस तरह प्रिवेल हुए हैं, कैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो ये आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर इन डिटेल जो है वो रीड करोगे। उसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर बेटे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स।
पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी स्टेट डेवलप हुई है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं, ये तो हमें पता लग गया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जुडिशरी, लेकिन उसके बाद आपकी स्टेट एक आइडियल स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुई? क्या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एग्जिस्ट कर रहे थे? क्या यूरोपीय यूनियन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इतनी पीक पर थी? नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक कंट्री की कैसे हो सकती है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर आपका रूल ऑफ लॉ, लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप ये भी अंडरस्टैंड करोगे कि अच्छा आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें आपकी इकोनॉमी का कितना रोल होता है, उसमें आपकी जुडिशरी का कितना रोल होता है, उसमें आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स का कितना रोल होता है, उसमें रूल ऑफ लॉ का कितना रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें आप ये भी स्टडी करोगे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कैसे परफॉर्म करती हैं। दैट मीन्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करती हूँ, जैसे अमेरिका के अंदर अगर ट्रंप रूल कर रहा है तो एवरीबडी न्यू कि अगर ट्रंप रूल कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज होंगी, क्योंकि वो डेफिनेटली वो रिपब्लिकन्स का है, और रिपब्लिकन्स हमेशा से जो है वो अमेरिकन्स आर ग्रेट, अमेरिकन वो इस तरह के नैरेटिव को फॉलो करते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। लेकिन वहीं पर डेमोक्रेट्स जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के जॉनरा को फॉलो करते हैं और वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में आपने ये भी देखना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है और एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपनी पब्लिक को, और अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो किस हद तक कर रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना सवेयर है, ये भी आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही रीड करोगे और इन डिटेल देखोगे भी। फिर उन्हीं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर बेटे आप ये भी देखोगे कि पॉलिटिकल करिज्मेटिक लीडरशिप, आपके लीडर की ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक स्टेट को जो है वो आइडियल स्टेट में कन्वर्ट कर सको। क्या आपके लीडर की कुछ ऐसी स्पेसिफिक रेटोरिक होना चाहिए, कोई ऐसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो नेशनलिज्म को, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सके, वो नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर रिलीट जो है वो करोगे। उसके अलावा जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उसमें आप पॉलिटिकल बिहेवियर्स को रीड करोगे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल बिहेवियर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा जल्दी से चेंज हुआ है, क्योंकि आपका पहले जो पॉलिटिकल बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा था वो इस तरह का था। पॉलिटिकल बिहेवियर अगर मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूं तो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर पहले इस तरह का था बच्चों के, बहुत कामनेस और एक स्मूथनेस थी सोसाइटी के अंदर, टॉलरेंस थी, पेशेंस था। फिर ज़िया की इस्लामाइजेशन आई, एक ऑर्थोडॉक्स कल्चर आया, और उसके बाद आप मुल्लाइज़म से जान नहीं छुड़वा पाए। इसके अलावा आपका जो वायलेंट कल्चर प्रमोट हुआ है वो धरना कल्चर, एक धरना कल्चर जो है वो आपके बिहेवियर्स का पार्ट बन गया कि हर चीज़ के लिए अगर इंसाफ चाहिए तो वायलेंट हो जाओ, जितना वायलेंस करोगे उतना ज़्यादा इंसाफ मिल जाएगा। ये एक पॉलिटिकल बिहेवियर है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप किया गया है। फिर ये बहुत देखना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी सोसाइटी के ऊपर? क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि सिविलियंस जो हैं वो अपनी कंट्री में इंटरेस्ट लें, वो अपने राइट टू वोट को अपना बेसिक राइट समझ के इस्तेमाल करें? क्या ये चीज़ें जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी सोसाइटी को? तो ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। फिर आपकी मीडिया एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मीडिया किस तरह से क्या क्या रोल जो है वो डिफाइन कर रहा है, आपका मीडिया जो है वो किस किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपका मीडिया किस तरह के पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहा है, आपके मीडिया नैरेटिव्स क्या हैं, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सारे के सारे जो हैं वो हम रीड करेंगे इसके अंदर। ये आपका पेपर 1 है ऑलमोस्ट। पेपर 2 के अंदर भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन और थ्योरी है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो इन डिटेल पढ़ने पड़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस की एक एक आर्टिकल को जो है वो रीड करना पड़ता है। आप पिछले 20 साल के पास पेपर्स निकाल के देख लो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सिर्फ मेजरली ये जानना चाह रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बेसिकली सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर वर्क कैसे करेगा। तो बेसिकली उस गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर कितना सूटेबल है, और उस गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे कर रहे हैं, उसने सिर्फ आपसे इस हद तक सवाल पूछना है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी आपने मेजरली फाइव जो हैं चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, उससे बाहर वो कभी सवाल नहीं करता। पहला है जी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का मतलब ये है बेटा कि
कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। दैट इज व्हाई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल ये कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। हमारे यहाँ ये इंश्योर किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कि कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट होगा। दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी थी। इसी तरह चाइना के अंदर कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसी चीज पास नहीं की जाएगी जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट हो, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या माओइज्म के अगेंस्ट हो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा कंट्री इसी चीज को प्रमोट करता है। तो वो डेफिनेटली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी तो तभी कवर हो जाएगी जब आप पेपर 1 की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को अच्छे से ग्रास्प करोगे। उसमें कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फाशिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, ये सारी चीजें आपने वैसे ही पढ़ लेनी है। तो ऑलमोस्ट एक पोर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का वो आपको कवर्ड ही मिलेगा। वो उसके ऊपर आपको इन डिटेल रीड करने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये देखना होगा कि अगर हम यूएसए को रीड कर रहे हैं तो उसमें लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, जो कि हर जगह तकरीबन सेम तरीके से कर रहा होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ऑन कर सकते हो। पाकिस्तान को अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुस्लिम फिलॉसफी कितनी ज्यादा इनकलकेटेड है। चाइना को अगर हम रीड करेंगे तो हम देखेंगे जी कम्युनिज्म कितना ज्यादा वहां पर इनकलकेटेड है और डीप रूटेड है। इंडिया को अगर आप रीड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कहता है कि सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड सेकुलरिज्म को भी प्रमोट करता है। तो क्या उनकी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के अंदर सेकुलरिज्म को, ऑब्वियसली जिसमें आप रिलीजन को जो है वो आप हेल्प नहीं करते हो और आप इक्वालिटी प्रिंसिपल के ऊपर सबको डील करते हो, तो क्या वहां पर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का मतलब है कि बेसिक नेसेसिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिक नेसेसिटी से मुराद ये है आपका फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आपकी जिंदगी गुजारने के लिए जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। उसके लिए पब्लिक को एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉसिबिलिटी हो सकी है कि उन्होंने अपनी पब्लिक को ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं? अगर नहीं की है तो उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देख लें पावर्टी और इन्फ्लेशन रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है जिसको आपने बेटा पढ़ना होगा, दैट इज अबाउट सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स में आता है बेटा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं, और अगर हैं तो किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रमोट करते हैं और किस तरह से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में वो राइट्स लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको सेलिएंट फीचर्स बताऊं तो सेलिएंट फीचर्स आप 10 से 15 हैं, वो अगर आप 10-15 मैक्सिमम 15 अगर आप कंपैरिजन में पढ़ लो, जैसे हम लोग जिस तरह पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको एक दिन में कवर कर लेंगे, पार्लियामेंट्री को एक दिन में कवर कर लेंगे। तो आपके जो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैं अगर मैं उनकी स्पेसिफिकली बात करूं तो आपके जब वो 4 आप कंपैरिजन में करोगे और 4 आप बाकी के कंपैरिजन में करोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है उनके सेलिएंट फीचर्स के अंदर। जैसे सेलिएंट फीचर वैसे बता देती हूँ आपको, ऑफिशियल उसमें पहला आर्टिकल होता है कि सॉवरेनिटी किससे बिलोंग करती है। मोस्टली कंट्रीज में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल है, पाकिस्तान में सब डिफरेंट है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह है। उसके बाद आपने देखना है कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म है, सेमी फेडरल है, यूनिटरी है, ये देखना है। फिर आपने देखना है कि नेचर क्या है, प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, सेमी पार्लियामेंट्री है, ठीक है, ये देखना है, ये एक इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर होता है। फिर आपने देखना है कि वहां पर टर्म ऑफ द ऑफिस कितनी है, प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होता है, 10 के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, 4 ईयर्स के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने देखना है कि वहां पे इलेक्शन मेथड क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट के थ्रू आता है, कैसे आता है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो सिक्योर और गिवन है या नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि वहां पर जो सेनेट है या अपर हाउस है या लॉयर हाउस है या सिंगल यूनिकैमरल हाउस एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आपने देखना है कि वहां पे सिटीजनशिप जो है वो सिटीजन्स को किस तरह से दी जा रही है। उसके बाद आपने देखना है कि वहां पे जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो किस हद तक है, और अगर रूल ऑफ लॉ वहां पर है तो वो भी किस हद तक है। वहां पर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, वहां के प्रोविजंस जो है वो जुडिशरी को पॉलिटिसाइज तो नहीं करती हैं। ये बेसिकली कुछ 15 से 20 मेजर सेलिएंट फीचर्स होते हैं। ये बाय एंड लार्ज सबके सेम है विद माइन्यूट डिफरेंसेस। तो आपने ये सेकंड पोर्शन जो है वो सेलिएंट फीचर्स का जो है वो कवर करना होता है। थर्ड जो चीज किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की आपने रीड करनी है बच्चों,
that is going to be the parliament. आपका पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है? आपकी पार्लियामेंट यूनिकैमरल है, सिंगल हाउस है, या बाइकैमरल है, डबल हाउस है? आपकी पार्लियामेंट के पावर्स क्या हैं? कितनी पावर्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको दे रहा है? और आपके पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कितनी स्ट्रांग है? मतलब उनके हाथ में क्या क्या है? पॉलिसी मेकिंग है, लॉ मेकिंग है, फिस्कल बजट, इकोनॉमिक बजट्स बनाना है। तो आपकी पार्लियामेंट के पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? फिर आपके पार्लियामेंटेरियंस की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं? उनको क्या क्या पर्क और प्रिविलेज जो है वो दी जा रही है? आपकी पार्लियामेंट किस तरह से वर्किंग करती है? आपकी पार्लियामेंट की इलेक्शन का मेथड क्या है? आपके पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बंदा करप्ट है या वो करप्शन करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी इंपीचमेंट किस तरह से की जा सकती है? और अगर उसकी इंपीचमेंट की जा सकती है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस क्या है? क्या आपकी पार्लियामेंट की जो इंपीचमेंट है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट करता है, या प्राइम मिनिस्टर करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, या फिर पार्लियामेंट हाउस ही उसकी करता है, या फिर आप जुडिशरी को इन्वॉल्व करते हो? ये आपका तीसरी चीज है। पार्लियामेंट के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपका एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो बेटा एग्जीक्यूटिव में आपने देखना है कि वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें मोस्टली एग्जीक्यूटिव में आप देखते हो अगर प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आप देखते हो कि पीएम की पावर्स क्या हैं। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आप ये देखते हो कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, प्रेसिडेंट के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के अंदर आप देखते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन मेथड्स या टेक्निक्स क्या हैं। फिर आप एग्जीक्यूटिव के अंदर ये भी देखते हो कि एग्जीक्यूटिव के पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, और आपका जो एग्जीक्यूटिव है उसका अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से इंश्योर की जा रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किस किस प्रोसेस के थ्रू होती है, फिर उसके पावर्स एंड फंक्शंस कितने स्ट्रांग हैं, उसको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं वो क्या हैं, फिर उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है टू बिकम अ प्रेसिडेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उन क्वालिफिकेशंस को अगर वो फुलफिल ना करे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है या नहीं। उसके बाद आपका आखिरी स्ट्रक्चर आता है बेटा जुडिशरी का। जुडिशरी जो है वो किस किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है और किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है? क्या रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है? क्या सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम है? क्या सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट कर रही है? क्या वहां की सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी काम कर रही है, सिर्फ उनकी सुप्रीम कोर्ट सेपरेट है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट है और उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट जो है वो सेपरेट है? और अगर उनकी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस इसमें कैसे इन्वॉल्व हैं? और अगर वहां पर रूल ऑफ लॉ इंश्योर्ड है तो जुडिशरी कैसे काम करती है? जुडिशरी के स्ट्रक्चर्स में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप रैंकिंग किस तरह से है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, लॉयर कोर्ट्स, तो ये रैंकिंग क्या है? तो बेसिकली आपने यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, इनके सिर्फ ये 5 चीजें जो है वो याद करनी है या आप समझ लें मेमोराइज करनी है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। इसके बाहर से वो कुछ नहीं पूछता। कॉन्स्टिट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ वो यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो बेसिकली बेटा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इनको जब आप इन डिटेल स्टडी कर लेंगे, इनके 5 या आपको मेजर जो हैं, इसके बाहर से आपने कुछ नहीं पढ़ना। इसके आर्टिकल्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन को जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके एक एक आर्टिकल को रट्टा मारने की तो क्रैम करने की तो बिल्कुल भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ। और इससे बाहर वो सवाल भी नहीं पूछता। वो मैक्सिमम जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पूछ लेगा, प्रेसिडेंट की पूछ लेगा, सेलियन फीचर्स पूछ लेगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ लेगा। इसके बाद इसके कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ के ऊपर मैं दोबारा आती हूँ। तो कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ के अंदर वो करंट अफेयर्स से रेलेवेंट जो हैं वो कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं कि आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी के फेलियर्स क्या हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेस्ट रहेगा, आपको क्या लगता है कि 21st सेंचुरी के अंदर ग्लोबलाइजेशन फेल हो रही है या नहीं। तो आपने ऑलरेडी इन फिलोसोफर्स को इतना इन डिटेल ग्रास्प कर लिया होगा, इन सारे फिलोसोफर्स को, गवर्नमेंट, स्टेट, जुडिशरी, सिविल लिबर्टीज एंड रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को, कि आपके लिए कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज को राइट डाउन करना या पेन डाउन करना मुश्किल नहीं है। अलॉन्ग विद दैट आई होप आप सब जो हैं करंट अफेयर के लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ के अंदर वो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं करंट अफेयर्स में। इसका एक बिगेस्ट पोर्शन आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूँ बेटे, तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपने ये देखना है कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के इंटरनल रिलेशंस और एक्सटर्नल रिलेशंस किस तरह के हैं। लेकिन यहाँ पर हम फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे इस पर्सपेक्टिव में कि फॉरेन पॉलिसी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं।
फॉरेन पॉलिसी के कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं। फॉरेन पॉलिसी के एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर्स जो हैं जब वो कोरिलेट करते हैं तब आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है और एग्जिस्टेंस में आती है। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं तो उसके जब इंटरनल और एक्सटर्नल आप इंडिकेटर्स को डिटेल में रीच करेंगे तो आप किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि आपको इंडिकेटर्स का पता है, आपने बस उन इंडिकेटर्स को अकॉर्डिंग टू द कंट्री जो है वेरी करके अप्लाई करना होता है और ये बहुत आसान है। मैक्सिमम आपके इंटरनल इंडिकेटर्स जो है वो 5 to 6 होते हैं और जो एक्सटर्नल हैं वो भी 5 to 6 होते हैं। उसके अलावा आपके कुछ ओवरलैपिंग इंडिकेटर्स होते हैं 3 to 4। अगर वो आपको 15 हेडिंग्स पता है तो आराम से आपका फॉरेन पॉलिसी वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। फिर उसके बाद बेटा पोस्ट वर्ल्ड वॉर II रिलेशंस की जहाँ तक बात है तो उसमें आपने यही देखना है यूएसए वर्सेस यूएसएसआर का जो आइडिया है कि यूएसए और यूएसएसआर का जो आपस में एक जॉनरा और एक इनकी फाइट और कोल्ड वॉर चलती रही है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रही थी। देन यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिकन पॉलिसीज़ क्या रही हैं और यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के बाद वर्ल्ड के अंदर किस किस तरह के जॉनरास प्रिवेल हुए हैं, जैसे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म कैसे प्रिवेल हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है इसके बाद। और फिर 21st सेंचुरी के अंदर वो मैक्सिमम आपको वैसे तो वो 21st सेंचुरी के जो इश्यूज़ हैं उसमें पाकिस्तान रिलेवेंट ही पूछता है कि आपको क्या लगता है कि 21st सेंचुरी के अंदर पाकिस्तान की स्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के रिलेशंस कितने अच्छे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरह की है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है। तो ये बाय एंड लार्ज आपके सारे टॉपिक्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और अगर आप इनको जो है अच्छे से कवर कर लो तो आई एम प्रिटी श्योर बच्चों के आप यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम। और जो स्कोर है वो आप आराम से 140 प्लस तो आराम से आ सकता है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करो। जैसे कि मैंने बताया कि इसके टेक्निकल जार्गन्स को अच्छे से रीड करो, जितने टॉपिक्स मैं आपके कवर करवाऊंगी वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो लाजमी कवर करना। इसके अलावा जो है आप बुक रीडिंग लाजमी कीजिएगा, जो रीडिंग मटेरियल है उसको लाजमी रीड कीजिएगा। एमसीक्यूज़ का तरीका ये है कि जो जो टॉपिक कवर होता जा रहा है जैसे प्लेटो अरिस्टोटल, आप उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं और उनका आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो रीड आउट करो ताकि वो आपको मेमोराइज रह जाए। इसके अलावा जो चीज़ रट्टा लगाने वाली है वो ये है कि फिलोसोफर पैदा कब हुआ, ऑब्वियसली द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ क्या है, इसके अलावा उसके मेजर वर्क्स क्या हैं, उसकी मेजर थेरीज क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, उनकी बुक्स के नाम है जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे ताकि आपका इम्पैक्ट जो है वो पेपर में अच्छा पड़े। अगेन आई एम रिपीटिंग द फैक्ट कि टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करना सीएसएस के किसी भी पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल लैंग्वेज का ही डिफरेंस होता है टॉपर के अंदर एक ऐसा बच्चा जिस बेचारे की रेलवे में एलोकेशन हुई है। और अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता होना चाहिए, अब तो आपको समझ आ ही गई होगी कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्रैमिंग का थोड़ा सा रोल है। आप क्रैमिंग अगर अच्छी कर सकते हो तो आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी रीज़न ये है बेटे कि बुक्स के नाम, फिलोसफर्स की जितनी थेरीज हैं उनके नाम एग्जैक्टली जो उनके जनरल लैंग्वेज में भी कुछ नेम्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश नहीं भी हो सकती है, तो उसमें अगर आपको वो नाम याद हैं तो उससे इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ेगा। इसके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। मार्कर्स वगैरह का यूज़ लाजमी करें, अपने रिटन प्रैक्टिस जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें। आपकी रिटन प्रैक्टिस जितनी बेहतर होती जाएगी उतना आप बेहतर पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके 3 आवर्स का टाइम है, हाफ आवर आपके MCQs में निकल जाता है, 2.5 आवर के अंदर आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसमें जो बच्चा जितना ज़्यादा लिख कर आएगा कहीं ना कहीं उसमें एज होगा उसको। तो मैं ये स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट मिनिमम 6 पेजेस तो एक क्वेश्चन के लिख कर भी आए, 6 पेजेस तो लास्ट में लिखे ना। तो अगर 6 पेजेस भी लिखते हैं तो 2.5 घंटे में आपने 24 पेजेस लिखने हैं और 24 पेजेस के अंदर आपने मार्कर भी यूज़ करना है, आपने ग्राफ्स भी बनाने हैं, आपने ऑब्वियसली आपने थोड़े से फ्लो चार्ट्स भी बनाने हैं जिससे आपका पेपर का इम्पैक्ट अच्छा पड़े। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड की जो प्रैक्टिस है वो रखें, क्योंकि अगर आपको आइडियाज़ आते भी हैं बेटे और अगर आप उस पेपर पर चार्ट आउट नहीं कर सके तो एग्जामिनर के लिए आपके नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जामिनर को नहीं पता हाउ मच पोटेंशियल यू हैव, उसने आपको सिर्फ उन 24 पेपर्स जो आपने रिटन फॉर्मेट में उसको दिए हैं उसके ऊपर उसने आपको पास या फेल करना है या मार्क्स देने हैं। तो ये ओवरऑल एक व्यू था पॉलिटिकल साइंस का। रिटन प्रैक्टिस लाजमी करें, फ्लो चार्ट्स वगैरह हर टॉपिक के साथ साथ जो है वो बनाएं। इसके अलावा आप मार्कर की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करें ताकि एंड पे आपको इशू ना हो जब आप आर्टिकुलेट करने की कोशिश करो चीज़ों को। जो टॉपिक आपका ऑन रेगुलर बेसिस कवर होगा उस टॉपिक के पास पेपर्स के मैं आपको सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ, वो रीडिंग मटेरियल में आपकी एडेड है, देख लीजिएगा।
वहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे हर जो फिलोसोफर है या हर कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास पेपर्स निकालें, उसको ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो सॉल्व करके भेजें. ऑब्वियसली आई विल एवेलुएट योर पेपर एज वेल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबको ये पता होना चाहिए, मैं FPSC के साथ पिछले 3 साल से अटैच हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर और पाक अफेयर के पेपर्स चेक कर रही हूँ. और मैं आपको बता दूँ, फेलियर रेशो मैक्सिमम इसलिए है बच्चों क्योंकि आप लोगों को स्टेटमेंट को डिकोड ही नहीं करना आता. तो प्लीज़ बी केयरफुल इन दैट पर्सपेक्टिव. आप बहुत अच्छे से रीड आउट करो कि